जनता की आवाज, जनता के मुद्दे, जनता का नेतृत्व, जनता के साथ, जनता का विश्वास, हमेशा जनभावना के साथ, कर्तव्य पथ पर हर क्षण जनता को समर्पित, जननायक। महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात कर जन जन तक पहुंचाने का नाम है राजेश गुप्ता। अपने गांव के नाम को जोड़ा अपने नाम के साथ, करावन को दी एक विशेष पहचान। पिछले 37 सालों से अपने अटूट समर्पण से कांग्रेस पार्टी के हाथ को किया मजबूत। सेवा भावी व्यक्तित्व और सरल सहज स्वभाव ने क्षेत्र में दी एक अलग पहचान। राजेश गुप्ता ने अपने राजनीतिक जीवन में क्षेत्र में विकास की कई सौगातें दी, जिसमें करावन में फूड पार्क खुलवाकर करावन को व्यापारिक केंद्र बनाकर समाज में मिसाल कायम की। आज बुजुर्ग, बच्चे, युवा सबकी जुबान पर एक ही नाम, हमारा जननायक राजेश गुप्ता। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जननायक कॉन्क्लेव 2025 में। आप पधारे। सबसे पहले तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आपके सफर के साथ में। काफी लंबा सफर आपका रहा है। कैसे इस सफर की शुरुआत हुई है और क्या क्या चीजें आपने इस सफर में देखी जो आप हमारे साथ में प्रायोरिटी से शेयर करना चाहेंगे? कृपया सभी को बताएं। मैं फोकस भारत के जो प्रधान संपादक है कविता जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार नवाचार कर रहे हो। इसके लिए आपकी टीम को पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखा है और छात्र जीवन में राजनीति में काम किया, फिर यूथ कांग्रेस में काम किया, फिर एक मानवाधिकार विभाग की एक टीम थी, उसमें ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया, फिर उपभोक्ता फॉर्म थी तो उपभोक्ताओं के लिए काम किया। ऐसे कई फॉर्म पे मैंने काम किया। अभी आखिरी में मैंने जन अभाव उपयोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार की, जिसमें पुखराज पालेश्वर जी अध्यक्ष थे, मैं राजस्थान सरकार का सदस्य था, उसमें काम करने का मौका मिला मुझे। और हमने जो हमारी पूरी टीम थी उसमें भारत में राजस्थान सबसे प्रथम था। 36 लाख से भी ज्यादा ग्रीवेंसेस राजस्थान में हमारी टीम ने सॉल्यूशन किया। बहुत खूबसूरत। कैसी भावना रहती है जब जनता के बीच आप जाते हैं? जनता, क्योंकि एक राजनेता को जनता काफी उम्मीद से देखती है, क्या आपकी भावना रहती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं और कितनी संतुष्टि मिलती है आपको जनता के बीच जाकर? देखो, भारत का जो लोकतंत्र है बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है और यह जनताई लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। हमने देखा है लोकतंत्र में ऐसे कई उदाहरण आए हैं। भारत की इस खूबसूरत लोकतंत्र से मैं काफी प्रभावित हूँ क्योंकि इसमें राजा रंग बन गया और रंग राजा बन गया। अभी हमने देखा गंगा नगर में जो करणपुर विधानसभा थी उसमें जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जो वर्तमान मंत्री थे उसको हरा के। तो ऐसे इस खूबसूरत लोकतंत्र में काम करने का आनंद ही अलग है। जो भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है, जिसकी भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो नींव रखी है वो इतनी खूबसूरत रखी कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरी विधानसभा वसुंधरा जी की विधानसभा काफी चैलेंज है, लेकिन मैं उन चीजों से प्रेरणा लेता हूँ, महात्मा गांधी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उन प्रेरणा से मुझे ताकत मिलती है और उसी ताकत को मैं जनता के विश्वास के साथ काम करता हूँ। और लोकतंत्र में अब जनता का विश्वास नहीं टूटे, ये अगर आपने ध्यान रखा है तो उससे बड़ा कोई नेक काम नहीं है। जनता के विश्वास पर आप कितने खरे उतरते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता के बीच जाते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है जब जनता के काम भी होते हैं। और आपने लोकतंत्र की बात कही कि हमारा लोकतंत्र इतना खूबसूरत है और जनता के हाथ में है कि जनता राजा को रंग भी बना सकती है और रंग को राजा भी बना सकती है।
तो क्या कभी आपको समस्या भी महसूस हुई जनता के बीच में जाने में, इसी लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी लगा आपको? क्या समस्या नॉर्मली आती है? वैसे हमें लगता है कि बहुत सारी समस्या है, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता का जो स्नेह होता है, जनता का जो प्यार होता है, जनता का जो अपनापन होता है, उसमें सब गम भूल जाते हैं हम। अच्छा, तो वही जनता आपकी समस्या पैदा भी कर देती है और वही समस्या का निराकरण भी कर देती है, आपका ये मैं कहना है। एक चीज और बोलता जी। हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, जनता आती सियासन खाली करो। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत के। क्या बात है, क्या बात है। आज हमारे देश की राजनीति, काफी पुराना इतिहास हमारा रहा है और राजनीति को आप इतने सालों से बड़ी बारीकी से आप देख रहे हैं और हर चीज ऐसी होती है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ही। तो क्या आपको लगता है कुछ राजनीति में ऐसे बड़े बदलाव होने चाहिए जो आज की जरूरत है और आने वाले समय की जरूरत है? कोई एक दो बदलाव आपकी नजर में अगर ऐसे हो तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, भारत कृषि प्रधान देश है। जी। यहाँ की इकोनॉमी कृषि से चलती है। आज अपन किसान की जो माली हालत देखते हैं और वो जो उनसे जो प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके जो वो करते हैं, वो करोड़पति होते हैं, वो बेचारा माली हालत में जो कर्जे के नीचे दबा हुआ होता है। तो ये भारत के इसमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि आज हरित क्रांति आई थी, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई थी देश में, तो आज हरियाणा के किसान इतने सक्षम है कि वो लैंडलॉर्ड है। उस ढंग का मैं किसान को सक्षम होना देखना चाहता हूँ। जो भारत के किसान है, जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल खेती करें। जी। और उस खेती से जो खेती आज आफत लग रही है, वो खेती आफत नहीं, प्रोबेबिलिटी हो और गर्व से वो कह सके कि मैं किसान हूँ। ये मैं देखना चाहता हूँ कि बड़े बदलाव के रूप में ये जो बदलाव आपने बताया, ये बदलाव आम जनता से जुड़ा हुआ है। मैं राजनीतिक बदलाव की बात कर रहा हूँ कि राजनीति में क्या बदलाव आप देखते हैं? जो हमारी प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उसी के तहत राजनीति के अंदर बदलाव हो सकते हैं। तो उस राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? आज की राजनीति में सबसे बड़ा जो बदलाव की आवश्यकता है वो देश की महंगी चुनाव प्रणाली है। इस चुनाव प्रणाली में जो योग्य आदमी होता है, जिसको जनता चाहती है, गरीब आदमी होता है लेकिन योग्य होता है, वो इस महंगी चुनाव प्रणाली के कारण वो बाहर हो जाता है। वो दुख मुझे होता है। महंगी चुनाव प्रणाली मतलब जो टिकट जो टिकट नहीं, जो जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अच्छा। काले धन का उपयोग होता है। तो वो काले धन का उपयोग रुके। अच्छा। और पारदर्शिता और सुचिता में अच्छा। जो चुनाव हो, एक आदर्श आचार संहिता के तरह चुनाव हो, जी जी, वो बदलाव जरूरी है ताकि जो योग्य आदमी बाहर नहीं हो। आज किसी योग्य आदमी किसी को कह दो सांसद का चुनाव लड़ो, भले पार्टी टिकट यदि योग्य है तो निर्दलीय लड़ सकता है, लेकिन वो पैसा इतना चाहिए, संसाधन चाहिए, तो बाहर हो जाता है। तो पार्टी भी क्या ये चीज देखती है कि भाई आदमी तो योग्य है लेकिन इसके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, तो टिकट देना ठीक नहीं रहेगा? पार्टी तो क्या है कि पार्टी की एक सीमा होती है। हाँ। उस सीमा में पार्टी काम करती, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो। लेकिन जब लोकतंत्र में सुधार आ जाएगा तो फिर अपना भी एक सिस्टम सुधर जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, आम आदमी भी खूबसूरती से चुनाव लड़ेगा। जिस खूबसूरती के लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र में कई उदाहरण दिए हैं जिसमें जिसको अपन कह सकते बड़ा आदमी 30 मार्क में कह सकते हैं वो चुनाव हारे और छोटा आदमी चुनाव जीता है, तो उनको आसानी हो, इसके जो राजपथ है वो आसानी से उस पर गुजरे आम आदमी। तो जो काले धन की आप बात कर रहे हैं चुनाव में इस्तेमाल होता है, क्या सभी पार्टियां कर रही हैं? देखो, आप डिजिटल अखबार चलाते हो, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, आपसे कोई छुपी बात नहीं है कि ये चुनाव का सिस्टम कैसे चलता है, किस ढंग से चुनाव मैनेज होता है, सारी चीजें आपके सामने है। इसमें सुधार होगा तो अपने सारे अवगुण अपने आप दूर हो जाएंगे। चलिए, राजनीति से जुड़ी हुई ही हम बातचीत कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पसंदीदा राजनेता कौन है और वो क्यों है? क्यों आप उन्हें पसंद करते हैं, क्यों अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। मेरे 3 पसंदीदा लोग हैं। एक तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को मैंने पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी, तो उन्होंने मातृभूमि के प्रति जो जज्बा था, जो अपनी मातृभूमि के प्रति जज्बा था, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने अपने गांव जो करावन है
तो मैंने पीछे अपना गांव का नाम लगाया। मैं राजेश गुप्ता के राजेश करावन के नाम से जानते जी। हैं। और मैंने मेरी जन्मभूमि पे बहुत काम करने की कोशिश की, अमूल चामूल परिवर्तन हो इस ढंग से काम। दूसरा, राजीव गांधी जिसका विजन था, जिन्होंने 18 साल का मतदान देके एक क्रांतिकारी काम किया, जिन्होंने नवोदय की स्थापना करके जो गांव में गरीब बच्चा जो कभी सपना नहीं देख सकता था, संसाधन के अभाव में वो शिक्षा में दम तोड़ देता, और नवोदय की स्थापना से उन प्रतिभाशाली बच्चों को आगे आने का मौका मिला। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाए राजीव गांधी, उससे इतना बड़ा बदलाव आया कि मद्रास आईआईटी पास आउट सुंदर पिचाई आज 1800 करोड़ रुपए की सैलरी के साथ गूगल के सीईओ है। तो राजीव गांधी मेरे आदर्श है। राहुल गांधी मेरे आदर्श है, जो कठोर परिश्रम 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करके देश में एक संदेश दिया कि वो किसी बड़े परिवार से नहीं, एक आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं। ये 3 मेरे राजनीतिक आईक्यू हैं। बहुत साल हो गए हमें आजाद हुए, और 1947 में हम आजाद हुए, और उसके बाद से लेकर अभी तक काफी वर्ष बीत चुके हैं। क्या लगता है आपको कि आज भी हमारे देश की बहुत सी जनता, एक हिस्सा जो है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? क्या उसमें अभी भी सुधार करने की जरूरत है? किस तरह के वो सुधार आप देखते हैं? आपने सही कहा है कि आज आजादी के 70-75 साल हो गए, उसके बाद भी जिस ढंग से अवेयरनेस आनी चाहिए थी वो अवेयरनेस जनता में नहीं आई। लेकिन जिस ढंग से डिजिटल क्रांति आई, सोशल मीडिया आया है, दिन दिन अवेयरनेस आने लगी जनता में। तो आने वाला टाइम है, ये बहुत बड़ा बदलाव का संकेत लेके देश में आ रहा है जी। सबसे बड़ा बदलाव का संकेत आया 92 में। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने उदारीकरण करके देश में एक बदलाव की शुरुआत की। पहले गांवों में हम देखते थे 1 लाख रुपए नहीं मिलते थे, आज करोड़ों रुपए गांवों में मिल जाते हैं। पहले जो देखते थे सिंगल रोड होते थे, फिर 4 लेन आया, फिर 8 लेन आया। तो ये बदलाव किए। फिर भी बहुत सारी जगह सिस्टम, जो आम आदमी सिस्टम से दूर है और सिस्टम में नहीं आ पाता, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है कि आदमी सिस्टम में आवे। कैसे आवे? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदमी घर बैठ के अपनी समस्या निराकरण कर सकता। इस बड़े बदलाव की जरूरत है। जैसे ऑनलाइन डिजिटल आएगा तो अपना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और जो सिस्टम से अपनी उन्नति रुकी है वो प्रोग्रेस में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है भारत में। बहुत जल्दी ये बदलाव आप उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के अंदर? जैसे हम देखते हैं आज इस ढंग से प्रोडक्शन हो रहा, हमारी कृषि उपज मंडी है जो हमने 50 साल पहले विजन लेके बनाई थी, आज छोटी पड़ गई। आज हम देखते हैं हमारे पास प्रोडक्शन इतना आ रहा कि उनमें किसानों को आने के लिए 5-5 दिन का वेट करना पड़ रहा। हमारे जो बाजार थे वो आज हमारी विकास की गाथा के सामने छोटे पड़ गए, 8-10 घंटे जाम लगते हैं। तो ये हमारे 70 साल की जो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की विकास की गाथा थी, ये अपना नजर आती है। राजनीति में किस तरह के बदलाव आप देखते हैं, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में? क्योंकि आपका काफी पुराना संपर्क रहा है राजनीति से, राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा है आपका। क्या आपको कुछ बदलाव लगते हैं कि पहले राजनीति में लोग होते थे, एक साथ रहते थे, सारी चीजें होती थी, आज शायद उतनी ना तो संयमिता है ना उतनी सहनशीलता है? ऐसे कुछ बदलाव आपने महसूस किए हैं? पहले से अभी बहुत बदलाव, आप जो सही कह रहे हैं। पहले जो था वो कोई भी गांव में एक व्यक्ति कह देता कि हम पूरे गांव के आपके साथ है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता था। लेकिन जो अभी अवेयरनेस आई है, उस अवेयरनेस में आपको जो वो एक नया कल्चर पैदा कर दिया है। तो हर आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया। हाँ। तो आप उसके जो अधिकार है उसका अहित नहीं होता तो आपसे जुड़ जाएगा। हाँ। आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम आएंगे तो आपके अधिकारों को, आपकी जो मतलब जो है उनका ध्यान रखेंगे। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब बात करते हैं युवा पीढ़ी के बारे में, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और एक जननायक की भूमिका होती है कि युवा पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाए। तो आप क्या नेगेटिव चीज, नकारात्मक चीजें आज युवा पीढ़ी में देखते हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे,
और उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ये नकारात्मक चीजों का अपने आप से दूर करना होगा। ये इतिहास गवाह है कि जितनी भी क्रांति हुई है विश्व में उसके पीछे युवा ही थे। तो युवा पीढ़ी को आप नकार नहीं सकते। युवा पीढ़ी की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक रूप से कैसे काम करे। सबसे पहले युवा पीढ़ी भटके नहीं, नशा से दूर रखे। दूसरा, जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनसे किस ढंग से दूर हो, ये काफी सोचने की आवश्यकता है। ये हर घर में एक बीमारी आएगी मोबाइल की, बच्चे उसी में लगे रहते हैं। चार अगर बैठे रहेंगे तो चारों उसको मोबाइल चलाते रहेंगे, आपस में बात कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो इस कमरे से दूसरे कमरे में अगर किसी को बुलाना हो ना तो उसको बोलते हैं सोफा संस्कृति, और वहीं से मोबाइल लगाएगा, आप यहाँ आ जाओ अंकल जी आए हुए, वो वहां जाके नहीं बोलेगा। तो लगभग आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप घरों में पहले एक साथ बैठ के खाना खाते थे, वो संस्कृति भी मोबाइल की वजह से वो विलुप्त होती जा रही है। विलुप्त होती जा रही है। खैर, राजनीतिक जीवन में आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे अनुभव देखे, हमने आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपके देखे जिसमें आपने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई एक ऐसा पल अपने राजनीतिक जीवन में जिया आपने जो आपको काफी खुशी देकर गया कि ये मेरे जीवन का, मेरे राजनीतिक जीवन का ये सबसे सुखद पल था, उसके बारे में बताइए। मैं जब जन अभाव वियोग में था और मैं जन सुनवाई करता था, हमारे 3 गुरुवार फिक्स होते थे। एक गुरुवार ग्राम पंचायत स्तर पे, पहला गुरुवार, दूसरा गुरुवार ब्लॉक स्तर पे, तीसरा गुरुवार जिला मुख्यालय पे। तो जब मैंने उन कमजोर लोगों को न्याय मिलते देखा और उनके आंखों में जो खुशी देखी, वो खुशी मुझे बहुत ही मतलब सेटिस्फेक्शन मिला। उस खुशी से अद्भुत सेटिस्फेक्शन मिला। और यही निरंतर आपके प्रयास रहते हैं कि वो खुशी में बार-बार देखो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी बातचीत को समाप्त करूंगा आखिरी सवाल के साथ में। एक जननायक के रूप में आज हम आपको संबोधित कर रहे हैं, तो क्या आपकी राजनीति में आखिरी मंजिल है? अगर आपने कुछ इस बारे में सोचा है, आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं आपके राजनीतिक जीवन की, कहां तक आप जाना चाहते हैं, क्या आपने सोच रखा है, थोड़ा हम सबको बताएं। देखो, राजनीति में आना जाना, कहाँ पहुंचना है, तो परिस्थिति बहुत ज्यादा परिस्थितियां तय करती है। आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। परिस्थितियां कभी ऐसी बन जाती है कि जीरो से आदमी हीरो हो जाता है। फिर भी हमारी इच्छा लेकिन हमारा यही है कि जो कमजोर वंचित वर्ग है उसको जस्टिस मिले, यही हमारा आखिरी लक्ष्य है। अगर कमजोर और जस्टिस वर्ग को जो जस्टिस मिलेगा कमजोर और वंचित वर्ग को, उसी जस्टिस की ताकत ही हमें आशीर्वाद मिलेगी, वो आशीर्वाद ही हमारी राजनीति की ताकत होगी। उसी ताकत की ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों के जीवन में यूं ही खुशियां भरना चाहते हैं, आपको किसी विशेष पद की कोई इसके पीछे कोई लालसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश गुप्ता जी, आप हमारे बीच में यहाँ पर पधारे, खास तौर पर झालावाड़ से, और अपनी बात आपने यहाँ पर रखी। जाते जाते अगर फोकस भारत के लिए और इस कार्यक्रम के लिए आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। फोकस भारत लगातार नए इनोवेशन, नए नवाचार करके राजनीति में जो हम चाह रहे हैं कि नया संदेश जावे, लगातार आप काम कर रहे हो। हमें देख के आपसे प्रेरणा मिलती है और हम बहुत कुछ हम भी सीखते हैं, क्योंकि सीखना जीवन में हर स्टेज पे सीख सकते हो, तो उसमें बहुत प्रेरणा मिलती है आप लोगों से नवाचार करने में। तो मैं एक ही इसी नवाचार पे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा 50वां जन्मदिन था, तो मेरे घर वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं इन जन्मदिन वगैरह मनाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी 2014 में उन्होंने तिवरी में वो रखा था सत्र, उसमें 7 दिन हम वही रहे। अशोक गहलोत साहब के कोई भारत उनका वो एनजीओ के तहत रखा था, तो उन्होंने कहा था कि गहलोत साहब आप 7 दिन यही रहोगे तो हम ये कार्यक्रम करेंगे। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली, हमने जो चमक दमक है उससे बाहर आके काम करना चाहा। तो हमारे बच्चे माने नहीं कि 50 साल का जन्मदिन मनाया। मैंने ये कहा संगठित बच्चे मान नहीं रहे, तो मैंने बहुत सोचा। तो हमारे जनरल पाटन की लाइफ लाइन थी चंद्रभागा, तो मैंने कि इसको साफ करेंगे, यही 50 साल का अपना जन्मदिन। तो हम सब और हमारे सब मित्रों ने मिलकर वो चंद्रभागा साफ की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए और अपनी बातचीत, अपनी मन की बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।